Good morning, students. We will start this topic. पेज नंबर 99 का सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इन मिडिवियल इस्लामिक सोसाइटीज. ये प्रियंका बेटा, आप रेगुलर क्लास ज्वाइन किया करो, बीच में कई दिन से आप नहीं आ रहे थे. क्या हो गया था बेटा? अच्छा, आप ठीक हो बेटा? ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा. आगे शुरू करते हैं. इन मिडिवियल इस्लामिक सोसाइटीज, मध्यकालीन मुस्लिम समाज के अंदर फाइन लैंग्वेज एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन वर अमंग द मोस्ट अप्रिसिएटेड क्वालिटीज इन ए पर्सन. एक व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी अच्छी भाषा और उसकी रचनात्मक काल्पनिकता, ये उसके सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक होते थे. These qualities raised a person's communication to the level of एदाब. ये बताते हैं कि मुस्लिम साहित्य जिस तरीके से प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति में जैसे गुण होने चाहिए, तो ये जो गुण हैं एक व्यक्ति को उसकी बातचीत करने के तौर तरीके के एक अच्छे लेवल तक पहुँचाते हैं, एक अच्छे स्तर तक पहुँचाते हैं. ए टर्म विच इम्प्लाइड लिटरेरी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट. जो एडाब वर्ड यूज किया गया है उसका मीनिंग जो होता है साहित्यिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से जिसका विकास हो चुका है उसे कहा जाता है एडाब फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस. यानी जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, वेल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग जो हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे. इंक्लूडेड पोएट्री, कविताओं के माध्यम से, नज्म, उन्हें नज्म कहा जाता था, और ऑर्डरली अरेंजमेंट, या फिर आदेश दिए जाते थे, आदेशों के अनुपालना के लिए भी ऐसा किया गया था. एंड प्रोज, जैसे कि पोएट्री और प्रोज आप पढ़ते हो, इसी तरह से प्रोज का हिस्सा भी इस तरह के जो एडाब लोग होते थे वो इस्तेमाल करते थे, जिन्हें नेथर कहा गया था, NATHR. और स्कैटर्ड वर्ड्स, इसे स्कैटर्ड वर्ड्स भी इसे बोला जाता है. स्कैटर्ड वर्ड्स प्रोज का मतलब होता है बिखरे हुए शब्द, विच वर मींट टू बी मेमोराइज्ड एंड यूज व्हेन द ओकेशंस अरोज. और इसका मतलब है कि उन यादों को संग्रहित करके रखना जो मतलब किसी खास अवसर के समय पर इस्तेमाल किए जाते थे. द मोस्ट पॉपुलर पोएटिक कंपोजिशन ऑफ प्री इस्लामिक ओरिजिन वाज द ओडे कसीदा. यहाँ पर कसीदा बोला गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो कविताओं का जो संकलन शुरुआत हुआ वो प्राक मुस्लिम के अंदर उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, यानी आद्य मुस्लिम इतिहास के अंदर उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसे कसीदा का नाम दिया जाता है. डेवलप्ड बाय पोइट्स ऑफ अब्बासीद पीरियड्स टू ग्लोरीफाई द अचीवमेंट्स ऑफ देयर पैट्रॉन्स. और यहाँ पर जो अब्बासी खलीफाओं के द्वारा अपने पितरों के लिए या अपने पूर्वजों के लिए जो उनकी उपलब्धियां हैं उनका महिमा मंडन करने के लिए इस तरह की कविताओं का विकास किया गया था, कविताएं लिखी गई थी. पोइट्स ऑफ पर्शियन ओरिजिन रिविटलाइज्ड एंड री इन्वेंटेड अरेबिक पोएट्री एंड चैलेंज द कल्चरल हेजेमनी ऑफ द अरब्स. यहाँ पर फारसी उत्पत्ति, विभिन्न प्रकार के कवि ऐसे थे जिनका जो ओरिजिन था वो फारस का क्षेत्र रहा, यानी ईरान का क्षेत्र रहा, और दोबारा से अरबी कविताओं का ज़्यादा से ज़्यादा खोज हुई, ज़्यादा से ज़्यादा उनका निर्माण किया गया. इन्होंने चैलेंज किया अरब के लोगों के वर्चस्व की, सांस्कृतिक वर्चस्व को पूरी तरह से चैलेंज कर डाला. किसका मेन चैलेंज किसका था? पर्शियन कल्चर का सबसे ज़्यादा चैलेंज था. अबू नुवास हु वाज ऑफ ए पर्शियन ओरिजिन. अबू नुवास का नाम का व्यक्ति जो कि फारस के क्षेत्र से संबंध रखता था, ब्रोक न्यू ग्राउंड बाय कंपोजिंग क्लासिकल पोएट्री ऑन न्यू थीम्स. उसने नई थीम्स पर जो कि शास्त्रीय संकलन की प्रक्रिया को उसने शुरू किया. कैसे? सच एज वाइन एंड मेल लव द इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेजर्स फॉरबिडन बाय इस्लाम. कि उसने ये बताया कि शराब यानी मदिरा और मनुष्य का जो प्रेम होता है, ये दोनों ही चीजें उसको इस्लाम में आज़ादी से करने से रोकती हैं, यानी आज़ाद ख्यालों से रोकती हैं.
आफ्टर अबू नुवास के बाद द पोइट्स एड्रेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर पैशन इन द मस्कुलाइन, यानी इन लोगों ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को और मानव का रूपक बना करके पेश करना शुरू किया, इवन इफ द लेटर वाज ए वुमेन। यहाँ तक कि अगर कोई बात जो है वो महिलाओं के विषय में भी है, तब भी उन्होंने पुरुषों के बारे में जानकारी, पुरुषों के माध्यम से जानकारी देना ठीक समझा गया। फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन, इस तरह की परंपरा को निभाते हुए सूफीज ग्लोरिफाइड द इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय द वाइन ऑफ मिस्टिकल लव, और सूफी संतों ने भी इस दौरान शराब यानी मदिरा का, उस समय पर इसका जादुई जो प्रेम है, यानी शराब का के प्रति जादुई प्रेम का महिमा मंडन सूफी संतों के द्वारा भी उस समय किया गया। बाय द टाइम, समय बीतने के साथ, अरब कंकर्ड ईरान, अरब लोगों ने ईरान को जीत लिया। पहलवी, द लैंग्वेज ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ एंशिएंट ईरान, वाज इन डिके। पहलवी जो कि एक भाषा थी जो यानी प्राचीन ईरान की पवित्र धार्मिक पुस्तकों में से एक थी, वाज इन डिके, अब उसका पतन शुरू हो गया था। ए वर्जन ऑफ पहलवी, पहलवी का एक संस्करण यहाँ पर था, नॉन एज न्यू पर्शियन, जिसे नई पर्शियन के नाम से जाना गया या नई फारसी पुस्तक के रूप में जाना गया। विद ए ह्यूज अरेबिक वोकेबुलरी, उसके अंदर अरबी सब भाषा के बहुत से शब्द इस्तेमाल किए गए थे। सोन डेवलप्ड, ये शीघ्र ही इसका विकास किया गया था। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन खुरासान एंड द ट्रांक्शियोना टुक न्यू पर्शियन टू ग्रेट कल्चर्स हाइट्स, और यहाँ पर सल्तनत के निर्माण के साथ ही खुरासान और ट्रांक्शियाना के दोनों ही क्षेत्रों में नई फारसी संस्कृति के लिए एक चरमोत्कर्ष तक पहुंचने की स्थिति पैदा हुई, यानी उनका खूब विकास हुआ। समानिड कोर्ट पोइट रुडाकी, यहाँ पर एक समानिद के दरबार के अंदर एक कवि हुए थे जिनका नाम था रुडाकी, वाज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री, जो कि नई पर्शियन पोएट्री के पिता माने जाते थे। विच इंक्लूडेड न्यू फॉर्म्स सच एज द शॉर्ट लिरिकल फॉर्म्स, उन्होंने कुछ नई तरह के बदलाव करने की कोशिश की और उसने कुछ लिरिकल पोएम बनाने की, यानी गजल के रूप में उन्होंने कुछ इस तरह के रचनाएं शुरू की। एंड द क्वेट्रेन, जिन्हें रुबाई कहा जाता है, प्लूरल रुबाइयत, जो कि रुबाइयत का एक बहुवचन है रुबाई, और रुबाइयत का भी उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया। द रुबाई इज ए 4 लाइन स्टेंजा, रुबाई क्या है, एक 4 पंक्तियों का एक स्टेंजा होता है, एक पैराग्राफ होता है, इन विच द फर्स्ट 2 लाइन्स सेट द स्टेज, पहली 2 जो लाइनें हैं वो स्तर को या फिर स्टेज को या मंच को व्यवस्थित करती हैं। द थर्ड इज फाइनली पॉइज्ड, और तीसरी जो है वो उसको सही तरीके से वर्णित करती है। द फोर्थ डिलीवर्स द पॉइंट, और चौथी जो है उस बिंदु को सही तरीके से वर्णित करती है, व्याख्या करती है। इन कंट्रास्ट टू इट्स फॉर्म, इस तरह की स्थिति को की तुलना करने के लिए द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रुबाई इज अनरेस्ट्रिक्टेड, रुबाई का जो विषय वस्तु होती थी उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था, प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ बिलव्ड, इसमें जो है प्रेमिका की सुंदरता को व्यक्त करने के बारे में कितना ही वो उसका विचार व्यक्त अपने खुले विचारों से व्यक्त कर सकते थे। एंड प्रेज ए पैट्रॉन, और पूर्वजों के प्रति प्रशंसा। एंड एक्सप्रेस द थॉट्स ऑफ द फिलोसफर्स, और दार्शनिकों की सोच के विषय में उनको अभिव्यक्त करना भी इसका हिस्सा था। द रुबाई रीच्ड इट्स ज़ेनिथ इन द हैंड्स ऑफ द उमर खय्याम, उमर खय्याम के हाथ में शासन की बागडोर आते ही यह अपनी सबसे शीर्षस्थ ऊंचाइयों तक पहुंच गया। एंड ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, जो कि उमर खय्याम जो थे एक खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। हु लिव्ड एट वेरियस टाइम्स इन बुखारा, समरकंद एंड इस्फहान, जो कि 3 शहरों के अंदर रहे थे, बुखारा, समरकंद और इस्फहान। एट द बिगिनिंग ऑफ द 11th century, गजनी बिकेम द सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेरी लाइफ, यानी फारसी भाषा के साहित्यिक जीवन का केंद्र बिंदु जो था गजनी 11वीं सदी की शुरुआत तक बन गया था। एंड पोइट्स वर नेचुरली अट्रैक्टेड बाय द ब्रिलियंस ऑफ द इंपीरियल कोर्ट, और शाही दरबार के द्वारा कवियों को
प्राकृतिक रूप से मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट किया गया था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। रूलर्स टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैट्रोनाइजिंग एक्ट्स एंड द लर्निंग फॉर एनहेंसिंग देयर प्रेस्टीज। और यहाँ पर ये बताया गया कि शासक भी इसकी चीज के महत्व को समझ चुके थे, इसके पहचान को समझ चुके थे कि जो पितृवंशिकता है, पितृवंशिकता के प्रति जो कला का इस्तेमाल किया गया है, पूर्वजों की जो कला है उसका इस्तेमाल करना है। और उन्होंने इस बात पे ज़्यादा बल दिया कि जब प्रतिष्ठा है समाज के अंदर, प्रतिष्ठा भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। महमूद ऑफ गजनी गैदर्ड अराउंड हिम ए ग्रुप ऑफ पोइट्स। महमूद ऑफ गजनी के समय पर, उस समय महमूद गजनी के आसपास बहुत से कवियों से वह घिरा रहता था। हु कंपोज्ड एंथोलॉजीज, जो कि एंथोलॉजीज लिखा करते थे या उनका संकलन किया करते थे, जिन्हें दीवान भी कहा जाता है। एंड एपिक पोएट्री मथनवी, और उस समय एक बहुत ही बड़े बड़े महाकाव्य, लंबी कविताएं भी लिखी जाती थी जिन्हें मथनवी के नाम से जानते हैं। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वाज द फिरदौसी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें से एक थी, जिसका नाम है फिरदौसी। हु टुक 30 years टू कंप्लीट द शाहनामा, बुक ऑफ किंग्स, एन एपिक ऑफ 50,000 couplets which has become a masterpiece of Islamic literature। इसमें फिरदौसी ने जो कि 30 साल के अंदर एक शाहनामा एक पुस्तक लिखी थी, बुक ऑफ किंग्स यानी राजाओं की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक के नाम से एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था शाहनामा। और इसकी 50,000 इसके अंदर कॉपलेट्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इस्लामिक साहित्य के अंदर अपने आप में एक मास्टरपीस होता था, मूल कृति जिसे माना जाता है। द शाहनामा इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशन। शाहनामा अपने आप में एक परंपराओं का संग्रह है। एंड द लीजेंड एंड द मोस्ट पॉपुलर बीइंग, और जो कि सबसे ज्यादा मतलब लोकप्रिय भी है, दैट ऑफ द रुस्तम, जैसे कि उनमें से एक रुस्तम का नाम भी इसमें लीजेंड के रूप में आता है। विच पोएटिकली डेपिक्ट्स ईरान फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ इन अंटिल द अरब कॉन्क्वेस्ट, जब तक अरब विजय नहीं हुई थी तो यहाँ पर कविताओं के माध्यम से ईरान के बारे में बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था, उसमें जानकारी हमें मिलती है। इट वॉज इन कीपिंग विद द गजनवी ट्रेडिशन, और गजनवी की जो परंपराएं हैं उनको भी हम इसके जरिए जान पाते हैं। दैट पर्शियन लेटर बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर इन इंडिया, कि भारत के अंदर भी फारसी भाषा जो है कुछ समय के बाद प्रशासन और सांस्कृतिक भाषा के तौर पे जानी गई थी। आगे आता है कैटलॉग्यू, किताब अल फहरिस्त। किताब अल फहरिस्त जो है एक पुस्तक है ऑफ ए बगदाद बुक सेलर, यानी एक पाठ्य पुस्तकों का एक विक्रेता होता था, बुक सेलर, बगदाद के अंदर, जिसका मतलब इस तरह की शॉप थी। तो उसके पास किताब अल फहरिस्त, फहरिस्त अपने आप में एक बहुत ज्यादा पुस्तकों का संग्रह होता है। Ibn Nadim described a large number of works written in prose for the moral education and the amusement of readers। यहाँ पर यह बताया गया है, अब इब्न नदीम ने इसका विवरण दे करके बताया है कि बड़ी संख्या के अंदर इस तरह का के लेख उन्होंने लिख करके बताए हैं कि प्रोज के अंदर नैतिक शिक्षा पर और पाठकों के आनंद के लिए काफी कुछ सामग्री लिखी गई थी। द ओल्डेस्ट ऑफ दीज इज ए कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स कॉल्ड कलीला व डिमना, द नेम्स ऑफ द टू जैकल्स हु वर द लीडिंग कैरेक्टर्स, विच इज द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पहलवी वर्जन ऑफ द पंचतंत्र। यहाँ पर यह बताया गया कि इनमें से सबसे पुराना जो कि पशुओं पर आधारित एक इस तरह का कहानी संग्रह होता था जिसका नाम था कलीला व दीमना, कलीला व दीमना। और इसमें दो सियारों के बारे में या दो गिदड़ों के विषय में जानकारी दी गई है, जो कि एक उभरते हुए या एक चरित्र या पात्र उसमें नजर आते हैं। और ये इसके अलावा अरबी के अंदर भी इसका ट्रांसलेशन किया गया था, जिसको पहलवी वर्जन के नाम से जानते हैं। और पहलवी वर्जन जो है पंचतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड लास्टिंग लिटरेरी वर्क्स आर द स्टोरीज ऑफ हीरो adventures such as Alexander and Sindbad, or those of unhappy lovers such as Qais known as Majnun और the Madman। यहाँ पे ये बताया गया कि द मोस्ट एडवेंचर सच एज अलेक्जेंडर, इनमें जो सबसे ज्यादा
जो एडवेंचर का जो कार्य रहा है वो सिकंदर के विषय में और सिंदबाद के विषय में जानकारी हमें मिलती है। सिकंदर को इन्होंने अल इस्कंदर बोला है, जो कि सिकंदर के नाम से, अलेक्जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। और सिंदबाद की कहानी आपने अलिफ लैला के अंदर भी आपने पढ़ी होगी। इसके अंदर जो कि मजनून और मैडमैन, मैडमैन के विषय में हमें काफी कुछ जानकारी यहाँ से हासिल होती है। यानी इस तरह के पात्र इन कहानियों के रहे होंगे। दीज हैव डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज, ये शताब्दियों तक इनका विकास होता रहा इनटू ओरल एंड द रिटन ट्रेडिशन, मौखिक परंपरा के तौर पर और लेखन परंपरा के तौर पर। द थाउजेंड एंड द वन नाइट्स इज अनदर कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज टोल्ड बाय ए सिंगल नरेटर सरजाद। जो शरजाद के बारे में बता रखा है कि 1001 रातें नाम से कहानियों का संग्रह, उसका वर्णन करता जो अकेला था, जिसका नाम था शहरजाद। शहरजाद टू हर हस्बैंड नाइट आफ्टर नाइट। शहरजाद जो कि क्या करती हैं, शहरजाद अपने पति को हर रात को एक एक कहानियां उनको सुनाती चली जाती है। द कलेक्शन वाज ओरिजिनली इन इंडो पर्शियन, और इस तरह का जो संग्रह है उसकी जो मूल उत्पत्ति है वो भारत और भारतीय फारसी इलाके के अंदर उसका वर्चस्व देखने को मिलता है। एंड वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक इन द बगदाद इन द 8th सेंचुरी, और 8वीं सदी के अंदर अरबी भाषा के अंदर खासतौर पे बगदाद के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया था। मोस्ट स्टोरीज वर लेटर एडेड इन द कायरो ड्यूरिंग द मामलुक पीरियड। मामलुक यानी दास वंश के दौरान, कायरो जो कि काहिरा को बोला जाता है, मिस्र के अंदर ये शहर पड़ता है, काहिरा के उस समय राजधानी होती थी। मामलुक दास वंश के दौरान तो उस समय और भी कहानियों को जोड़ा गया। These stories depicts human being of different types, ये कहानियां मनुष्य के विभिन्न प्रकारों को दर्शाती हैं। द जेनरस जो कि दयालु व्यक्ति होता है, स्टूपिड मूर्ख व्यक्ति होता है, गुलीबल होता है कि जो आक्रामक व्यक्ति होता है, क्राफ्टी शिल्पकार व्यक्ति होता है, वर टोल्ड टू एजुकेट एंड एंटरटेन। कुछ लोग ऐसे भी उनमें से होते हैं जो कि लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं और कुछ लोग दूसरों का मनोरंजन करते हैं। इन हिज किताब अल बुखारा, बुक ऑफ मिस्र, यहाँ पर किताब उल जो बुखाला, किताब अल बुखाला जो है वो उनमें से एक पुस्तक थी जिसका नाम होता था बुक ऑफ मिस्र। जिहिज ऑफ बसरा, एक कलेक्टेड अम्यूजिंग एनेक्डोट्स अबाउट माइजर्स एंड ऑल्सो एनालाइज्ड ग्रीड। यहाँ पर लालच के विषय में विश्लेषण करती हुई, और यहाँ पर एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है किसी के बारे में पूरी तरह से घटना का विवरण, जिस तरह जैसे कोई घटना पहले घटी है तो उसका पहले विवरण देना, और बाद में घटी है तो उसका बाद में विवरण देना। तो इस तरह का वृतांत होता था। उस वृतांत के बारे में उस समय संग्रह को जुटाया गया और उसमें जोड़ा गया। फ्रॉम द 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 9वीं सदी की शुरुआत तक, स्कोप ऑफ एडॉब वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड बायोग्राफीज, मैनुअल ऑफ एथिक्स जिसको अखलक कहा गया, मिरर्स ऑफ प्रिंसेस, बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट्स एंड अबव ऑल। यहाँ पर जो एडाब के बारे में कहा गया है कि जो अच्छे सिविलाइज्ड पर्सन होते थे, जो पढ़े लिखे भी होते थे, जिनका कम्युनिकेशन का अच्छा स्तर होता था, तो इस तरह की आत्मकथाओं का बहुत ही ज़्यादा विस्तार देखने को मिला। और जो धार्मिक कथाओं के बारे में भी जो पांडुलिपियां होती थी वो भी बहुत ज़्यादा उस समय लिखी गई। और इसके अलावा राजकुमारों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिली, और राज्य की शिल्प कला के विषय में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिली। तो इसमें हिस्ट्री जिसे तारीख बोला जाता है एंड ज्योग्राफी, यानी उस समय हिस्ट्री भी ये लोग पढ़ा करते थे और ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ा करते थे, यानी भूगोल के विषय में भी जानकारी उस समय मिलती है। द ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड इन लिटरेट मुस्लिम सोसाइटीज। तो उस समय जो इतिहास की जो लेखन की जो परंपरा है वो खास तौर पर मुस्लिम पढ़े लिखे समाज के अंदर, जो लिटरेट होते थे मुस्लिम समाज, उनके अंदर सुसंगठित रूप ले चुकी थी। हिस्ट्री बुक्स वर रीड बाय स्कॉलर्स, इतिहास की पुस्तकें विद्वानों के द्वारा पढ़ी जाती थी, एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ी जाती थी, एज वेल एज बाय द ब्रॉडर लिटरेट पब्लिक। और इसके अलावा पढ़ी लिखी शिक्षित जो जनता होती थी वो भी इसे व्यापक रूप से पढ़ती थी। फॉर रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, सभी शासकों और अधिकारियों के अनुसार हिस्ट्री प्रोवाइडेड ए गुड रिकॉर्ड ऑफ ग्लोरीज,
कि जो महानतम हमारा ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में हमें एक महत्वपूर्ण विवरण इतिहास के जरिए हमें मिल जाता है। एंड अचीवमेंट्स ऑफ द डायनेस्टीज, और विभिन्न प्रकार के साम्राज्यों की उपलब्धियों के विषय में पता चलता है, एज वेल एज एग्जांपल्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा प्रशासन की विभिन्न तकनीकों के उदाहरण भी हमें मिल जाते हैं। इन द टू मेजर हिस्टोरिकल वर्क्स, इसमें दो महत्वपूर्ण रूप से जो ऐतिहासिक कार्य सामने नजर आते हैं, अनसब अल अशरफ जियोलॉजीज ऑफ द नोबल्स, यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं या एक तरह से अभिजात वर्ग के लोगों के बारे में जानकारी जो है इस तरह की रचना से मिलती है। और आगे बता रखा है बालाधुरी एंड द तारीख अल रसूल वाल मुलूक हिस्ट्री ऑफ प्रोफेट्स एंड द किंग, इसमें पैगंबर मोहम्मद की इतिहास के बारे में पता चलता है और शासकों के इतिहास के बारे में पता चलता है। ऑफ तबारी, तबारी क्या है? तारीख अल रसूल वाल मुलूक ऑफ तबारी, यानी ये शासकों के विषय में जानकारी हमें प्रदान कर रहे हैं। उनको उपाधियां इस तरह के राजवंश, उनके नाम अलग अलग रहे हैं। द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वाज ट्रीटेड विद द इस्लामिक पीरियड एज द फोकल पॉइंट, यानी सारा ही मानव जो इतिहास है उस समय मुस्लिम संस्कृति के द्वारा उस समय प्रमाणित हो रहा था। द ट्रेडिशन ऑफ लोकल हिस्ट्री राइटिंग डेवलप्ड विद द ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट, और खिलाफत की संस्था के टूटने के बाद जो स्थानीय इतिहास लेखन की जो परंपरा थी वो विकसित होती चली गई। एंड द बुक्स वर रिटन इन द पर्शियन अबाउट डायनेस्टीज, और विभिन्न प्रकार के साम्राज्यों के द्वारा फारसी के अंदर पुस्तकें लिखी गई। सिटीज, शहरों के लिए लिखी गई। रीजियन, क्षेत्रों के लिए। एक्सप्लोर द यूनिटी, और लोगों की एकता का उसमें पता चला। वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इस्लाम, और इस्लाम के अंदर जो संसार की वैरायटी के बारे में जानकारी मिलती है। जियोग्राफी एंड ट्रैवल कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्पेशल ब्रांच ऑफ एडाब, ज्योग्राफी और जो यात्रा वृत्तांत होते हैं इन दोनों से मिलकर के हमें एडाब की एक बहुत बड़ी शाखा के विषय में जानकारी हमें मिलती है। दीज कंबाइंड नॉलेज फ्रॉम ग्रीक, इरानियन एंड इंडियन बुक्स विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मर्चेंट्स एंड ट्रेवलर्स, ये सभी मिल करके यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकें मिल करके व्यापारियों के अन्वेषण के बारे में या अवलोकन के विषय में जानकारी प्रदान करती हैं और यात्रियों के अवलोकन के विषय में जानकारी प्रदान करती हैं। इन मैथमेटिकल ज्योग्राफी, गणितीय भूगोल के अंदर, द इनहैबिटेड वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लाइम्स, कि जो पूरा संसार की जो बस्तियों का विकास है वो मुख्य रूप से 7 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया। सिंगुलर क्लेम जिसे कहा गया है, पैरेलल विद द इक्वेटर, जिनको भूमध्य रेखा से बिल्कुल पैरेलल हिस्सों में बांटते उसको 8 हिस्सों में डिवीजन किया गया है। करस्पॉन्डिंग टू आवर 3 कॉन्टिनेंट्स, और खास तौर पर 3 महाद्वीपों के अंदर उसका विस्तार दिखा रखा है। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ईच सिटी वाज द डिटरमाइंड एस्ट्रोनॉमिकली, और प्रत्येक शहर की जो अवस्थिति है उसको खगोल शास्त्र के द्वारा निश्चित किया गया। एंड मुकद्दसी डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, यानी मुकद्दसी क्या है? एक विवरणात्मक भूगोल के बारे में बताया गया है। एहसान अल तकाशिम द बेस्ट डिवीजन, जिसमें सबसे अच्छा विभाजन या सबसे अच्छा बंटवारा इसे कहा गया है। एहसान अल तकासिम इज ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीज, इसमें तुलनात्मक रूप से देशों का अध्ययन किया जाता है। एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और लोगों के संसार के लोगों का भी अध्ययन किया जाता है। एंड द ट्रेजर ट्रोव ऑफ एक्सोटिक क्यूरियोसिटीज, और विभिन्न प्रकार के छुपे हुए खजानों के बारे में पता लगाने की कोशिशें होती हैं जो कि लोगों के मन में उत्सुकता होती है। Geography and general histories were combined in Muruz al-Dhahab, Golden Meadows of Masudi, written in 943 to illustrate the wide variety of the worldly cultures. संसार के अंदर पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को बताने के लिए उस समय मुरूज अल-दहाब, जिसे गोल्डन मीडोज कहा जाता था, जो कि मसूदी के द्वारा लिखा गया था। 943 ईस्वी में इस मसूदी ने इसे लिखा था। ये एक उदाहरण पेश करता है। किस तरह का उदाहरण पेश करता है? इसमें भूगोल के विषय में और सामान्य इतिहास में मिल करके इसमें जानकारी बताई जाती है। अल-बिरूनीज फेमस तहकीक में लिल हिंद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें तहकीक हिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है, और उसे जो है किताब उल हिंद भी कहा जाता है। ये भारत का इतिहास की जो जानकारी है अल-बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है। वाज द ग्रेटेस्ट अटेम्प्ट बाय एन 11th सेंचुरी मुस्लिम राइटर टू लुक बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, यानी पूरे संसार के अंदर मुस्लिम साहित्य के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अल-बिरूनी ने उस समय तहकीक हिंद लिखा,
जो कि भारत के इतिहास के बारे में 11वीं सदी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ऑब्जर्व दैट वाज ऑफ द वैल्यू ऑफ द अनदर कल्चरल ट्रेडिशन, जो कि अवलोकन करने से या उसको देखने से पता चल जाता है कि जो दूसरी संस्कृति या परंपराओं के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को कितना महत्व देते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्रियंका, मधु। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए यहां से, बाय द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी के तक आते आते एन इस्लामिक वर्ल्ड हैड इमर्ज्ड विच वाज इजीली रिकॉग्नाइजेबल बाय ट्रैवलर्स, यानी यात्री जिस चीज को आसानी से पहचान सकते थे, इस्लामिक संसार ने अब वो रूप धारण कर लिया था। रिलीजियस बिल्डर्स वर द ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल सिंबल्स ऑफ द वर्ल्ड। उस समय धार्मिक जो इमारतें होती थी खासतौर पर वो सबसे ज्यादा बाहर के लोगों के लिए या संसार के लोगों के लिए एक प्रतीक, एक महान प्रतीक बन चुकी थी। मॉस्क्यूज, श्राइन्स एंड टॉम्ब्स फ्रॉम स्पेन टू सेंट्रल एशिया शोड द सेम बेसिक डिजाइन। यहाँ पर मस्जिदें, पवित्र स्थल, श्राइन जिन्हें कहा जाता है, टॉम्ब जो मकबरे जो होते हैं, वो स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग एक जैसा डिजाइन लिए हुए थे। आर्चिज उनमें आर्क बने हुए थे, डोम्स बने हुए थे, मीनारें बनी हुई थी। डोम मतलब गुंबद बना हुआ था, ओपन कोर्टयार्ड, खुले आंगन होते थे उसमें। तो ये सब चीजें एक जैसी थी, चाहे वो स्पेन चले जाओ चाहे सेंट्रल एशिया चले जाओ, सभी की बनावट मस्जिदों की एक जैसी थी। एंड एक्सप्रेस द स्पिरिचुअल एंड द प्रैक्टिकल नीड ऑफ द मुस्लिम, और मुस्लिमों की जो व्यवहारिक जो जरूरत है और उनकी आध्यात्मिक जो जरूरत है उसको एक्सप्रेस कर रही थी, उसको प्रकट कर रही थी। इन द फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी, पहली इस्लामिक शताब्दी के दौरान, द मॉस्क्यू एक्वायर्ड ए डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म, रूप सपोर्ट बाय द पिलर्स। उस समय पहली सदी के दौरान एक यानी मस्जिद का ऐसा स्वरूप देखने को मिला जिसमें पिलर्स के द्वारा छत को सपोर्ट दिया गया था, विच ट्रांसेंडेड रीजनल वेरिएशंस, जो कि स्थानीय स्तर पर एक अलग ही महसूस हो रहा था। द मॉस्क्यू हैड एन ओपन कोर्टयार्ड, और सभी मस्जिदों के अंदर एक खुला आंगन पाया जाता था जिसको सहन कहा जाता था। एंड वेयर ए फाउंटेन और पॉन्ड वाज प्लेस्ड, वहां पर एक तालाब होता था जहां लोग स्नान करके नमाज अदा कर सकें, और वहां पे या फिर एक फंवारा लगा होता था। लीडिंग टू ए वॉल्टेड हॉल, और वहां पर एक बड़ा विस्तारित, यहाँ पे कुरान के प्रवचनों को सुनने के लिए एक बड़ा हॉल होता था, विच कुड अकोमोडेट लॉन्ग लाइन्स ऑफ द वर्शिपर्स, जो नमाज अदा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए लंबी लाइनें कतारों में लगी होती थी, तो उनको संभालने के लिए इस तरह का बड़ा जो है हॉल काम आता था। द प्रेयर लीडर्स, जिसे इमाम कहा जाता था, यानी एक धार्मिक नेता होता था जिसे इमाम कह सकते हैं, धार्मिक नेता कह सकते हैं। टू स्पेशल फीचर्स वर लोकेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बीच में पेड़ दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जीव जंतुओं को दिखाया गया है। ये भी मुस्लिम संस्कृति की कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का ये बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, मोज़ेक फ्लोर इन द बाथ हाउस ऑफ द पैलेस ऑफ द खिरबात अल मफजर, पैलेस्टाइन, 8वीं, ये फिलिस्तीन के अंदर खिरबात अल मफजर का जो महल है उसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियां दी गई। इमेज इन द कैलिफ एंथ्रोन्ड ऑन द ट्री, आप इस तरह का अनुमान लगा के दे सकते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर खलीफा ने अपना सिंहासन रखा हुआ है। द सीन बिलो डेपिक्ट्स पीस एंड वॉर, और आप इसके जरिए ये देख कर समझ सकते हैं कि शांति दर्शाई गई है या फिर यहाँ पर युद्ध दर्शाया गया है। यहाँ पर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई शासन सत्ता उनके नियंत्रण में आ पाए और उस पर कब्जा करने के लिए गृह युद्ध के से हालात। एक तरफ यहाँ पे थोड़ा शांति है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ शांति नहीं है, क्योंकि एक तरह से शाकाहारी पशुओं को मारने वाला जो जीव है वो भी इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है और इधर शांति दिखाई पड़ रही है। तो दोनों पक्ष जो हैं यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं इसके अंदर, दीमना इज टॉकिंग टू द लॉयन, कलीला व दीमना की जो कहानी है उसके अंदर इस तरह का विवरण हमें पता चलता है। इसमें दीमना क्या कह रहा है, इज टॉकिंग टू द लॉयन, लॉयन से कह रहा है, इन दिस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ ए 13th सेंचुरी अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट, अरबी पांडुलिपि के अंदर 13वीं सदी के दौरान इस तरह की मतलब पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें दीमना और शेर से बात कर रहा है। दीमना, आगे देखिए, टू स्पेशल फीचर्स वर लोकेटेड इनसाइड द हॉल, इसमें दो महत्वपूर्ण, हॉल के अंदर दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती थी। एक था निक, NICH, जिसको मेहराब कहते हैं। मेहराब एक सुंदर पत्थर होता है जिसको छज्जे पर
थोड़ा आगे निकाल कर रखा जाता है और कई बार छज्जे के नीचे भी लगाया जाता है। इन द वॉल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मक्का किबला, और यहाँ पर एक दीवार लगी होती थी जिसमें मेहराब ये प्रदर्शन करता था। मेहराब से ये बात, मेहराबी पत्थर से अनुमान लगता था कि मक्का की जो दिशा है वो यहाँ से किधर पड़ती है। एंड ए पल्पिट, जिसको मिनबार कहा गया है, प्रोनाउंस्ड मिनबार, इसको मिनबार भी कह सकते हैं उच्चारण करते हुए, वैसे इसका नाम मिनबार है। फ्रॉम वेयर सरमन्स वर डिलीवर्ड, वहां पर पवित्र धार्मिक प्रवचन दिए जाते थे, उपदेश दिए जाते थे। ड्यूरिंग नून प्रेयर्स ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को और दोपहर की प्रार्थना या नमाज अदा करते हुए इस तरह की जानकारी इस दौरान दी जाती थी। अटैच टू द बिल्डिंग्स वाज द मिनारेट्स, प्रत्येक इमारत के साथ में, इस तरह की धार्मिक इमारत के साथ में मीनारें बनी होती थी। ए टावर यूज्ड टू कॉल द फेथफुल टू द प्रेयर एट द अपॉइंटेड टाइम्स, निश्चित समय पर प्रार्थना करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए एक टावर भी इसमें रखा गया था जहां से अजान की आवाज लोगों को पहुंचाई जाती थी, लोग वहां पर आकर के नमाज अदा कर सकें। टू सिंबलाइज द प्रेजेंस ऑफ द न्यू फेथ, एक नई आस्था और एक नया विश्वास का प्रतीक इस बात को माना जाता है। टाइम वाज मार्क्ड इन सिटीज, और शहरों के अंदर समय को व्यवस्थित किया जाता था या बताया जाता था। एंड विलेजेस बाय द 5 डेली प्रेयर्स, और सब लोगों को बता रखा था शहर में, गांव में सब लोगों को कि सभी लोग 5 बार नमाज अदा करेंगे। वीकली सरमन्स, और शुक्रवार को एक बार सप्ताह के अंदर उपदेशों को भी सुनने के लिए आएंगे। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। मधु बेटा, अब आप अपना जो आगे राइटिंग का काम है उसको धीरे धीरे करते रहें। प्रियंका, आप भी कर लो बेटा इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। यहां अगले पैराग्राफ में देखिए बेटा, द सेम पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी इसी तरह का सेम जो कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया था वो इसी तरह का पैटर्न इस्तेमाल किया गया। और बिल्डिंग बिल्ट अराउंड सेंट्रल कोर्टयार्ड, केंद्रीय दरबार जिसे कहते हैं, या कोर्टयार्ड या केंद्रीय आंगन या भीतरी आंगन के चारों तरफ इस तरह की इमारतें बनाई जाती थी। अपीयर नॉट ओनली इन द मॉस्क्यूज, ऐसा केवल मस्जिदों में ही देखने में नहीं मिलता था, एंड मुस्लिम्स, बट ऑल्सो इन द कैरावनसरायस, और इसके अलावा यात्रियों के ठहरने की जो सराय वगैरह बनाई जाती थी जिसे कैरावनसराय कहा जाता है, वहां भी इसी तरह की बनावट शैली देखने को मिलती थी। हॉस्पिटल जो बने हुए थे उनमें भी ऐसी ही शैली का इस्तेमाल किया गया था, और महल बनाने के लिए भी ऐसी ही शैली का इस्तेमाल किया गया था। उमैयद बिल्ट डेजर्ट प्लेसेस इन ओएसिस, और उमैयद खलीफाओं ने रेगिस्तान के अंदर रेगिस्तानी महल बनाए जो कि मरुद्यान के नजदीक बनाए गए। मरुद्यान एक ऐसी जगह होती है, ओएसिस जिसे कहा गया है, यहाँ पर पानी की सुलभता मरुस्थल के अंदर भी होती है, जहां पर खजूर के पेड़ ज्यादा मिलते हैं। सच एज खिरबात अल मबजर इन पैलेस्टाइन एंड द क्वासीर अमरा इन जॉर्डन, दो उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं। खिरबात अल मबजर का जो कि फिलिस्तीन में पड़ता है, और क्वासीर अमरा का जो है वो जॉर्डन में पड़ता है। विच सर्व्ड एज लग्जरियस रेजिडेंसेस, और यहाँ पर बहुत ही आरामदायक मूल निवास स्थान बनाए जाते हैं। रिट्रीट्स फॉर हंटिंग एंड प्लेजर, और खास तौर पे किसके लिए, शिकार करने के लिए और या फिर आनंद के दिन बिताने के लिए, आराम फरमाने के लिए। द पैलेसेस मॉडल्ड ऑन रोमन एंड ससानियन आर्किटेक्चर्स, और जो महल होते थे वो रोमन और ससानियन वास्तुशिल्प के आधार पे बने होते थे। एंड वर लेविशली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड मोज़ेक्स एंड पेंटिंग्स ऑफ द पीपल, और लोगों के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग के द्वारा, विभिन्न प्रकार की कला शैलियों के द्वारा और शिल्प कला के द्वारा, मूर्ति कला के द्वारा इसको सजाया जाता था। अब्बासीद बिल्ट ए न्यू इंपीरियल सिटी इन द समारा, अब्बासियों के द्वारा समारा के अंदर एक नए शाही शहर का निर्माण किया गया या बसाया गया। एमेडस्ट गार्डन, जिसके अंदर बीच में बगीचे होते थे। एंड रनिंग वाटर्स विच इज मेंशन्ड इन द स्टोरीज, जो कि शहरों, इस तरह की कहानियां भी उसके से पता चलता है कि इसके अंदर बहता हुआ पानी भी उसके अंदर विवरण में आता है। लीजन रिवॉल्विंग अराउंड हारून अल रशीद, और ये सभी जो वास्तविकताएं हैं हारून अल रशीद नामक खलीफा के इर्द गिर्द घूमती हैं। एंड द ग्रेट पैलेसेस ऑफ अब्बासीद कैलिफ्स इन बगदाद और द फातिमिड्स इन द कायरो हैव डिसअपीयर्ड, लिविंग ओनली ट्रेसेस इन द लिटरेरी टेक्स्ट।
केवल साहित्यिक स्रोतों के अंदर उनके अवशेष बकाया मिलते हैं। बाकी जो महल, जो बड़े महल होते थे अब्बासी खलीफाओं के द्वारा जो कि बगदाद में बनाए गए, और फातिमिद खलीफाओं के द्वारा जो कि काहिरा के अंदर, मिस्र के अंदर बनाए गए थे, वो अब विलुप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, वो अब तक सुरक्षित नहीं है। हाँ बेटा, प्रियंका, मधु, कोई चीज पूछनी है, कोई बात समझ में नहीं आई हो, पूछो, यू कैन आस्क नाउ। आपके पास 4 मिनट्स हैं, कुछ पूछिए बेटा। कुछ नहीं पूछना बेटा, मधु, प्रियंका? नो? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो लीव कर सकते हैं आप।